हाँ, तो प्रिय बंधु मैं बता दूं आप लोगों को लेक्चर 20 में मैंने आप लोगों को आदर्श विलयन के लिए राउल्ट के नियम से ग्राफीय निरूपण के बारे में मैंने बता दिया। क्लियर। और उसको बताने का मेरा एक ही तात्पर्य था कि जब तक आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफीय निरूपण राउल्ट के नियम से मैंने नहीं कराता तो अनादर्श विलयन के लिए दो विचलन होते, उन विचलन को मैं नहीं समझा पाता। क्लियर। जैसे कि एक होता है धनात्मक विचलन, एक होता है ऋणात्मक विचलन। यानी मतलब कोई यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि धनात्मक विचलन कब होगा, ऋणात्मक विचलन कब होगा, तो मैं यही बताने का प्रयत्न करता हूं। ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने किसी पर्सन को लेकर तुलना करते हो कि ये व्यक्ति इस गांव का ऐसा है, और उस व्यक्ति से एक किसी दूसरे गांव के व्यक्ति को तुलना करते हो तो इनसे भी बढ़िया वो आइडियल व्यक्ति है। ठीक है। और एक आप करते हो क्या चीज़, किसी दूसरे को देते हो, जैसे कि मान लो कि क्या चीज़, गांव का सबसे जो कहा जाता है गिरा हुआ इंसान जिसको कह सकते हो, उसको कहते हो सबसे बुरा है, तो वही हो गया ऋणात्मक विचलन कि कैरेक्टर लेस हो गया वो। और 3% मैंने लिया, ये बात को ध्यान रखना। मान लो कि पर्सन ए लिया और पर्सन बी लिया, पर्सन बी और एक पर्सन सी, 3 ध्यान रखना प्रिय बंधु। तो ये पर्सन बी को मैं मान लेता हूं कि तू आइडियल है, आदर्श है। ठीक है। लेकिन दो ऐसे व्यक्ति, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये नॉन आइडियल प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। लेकिन नॉन आइडियल में एक पॉजिटिव डिविएशन को दिखाएगा और एक निगेटिव डिविएशन को दिखाएगा। यानी इससे क्या होता है कि इससे बेहतर अगर ये हो जाएगा, है ना, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है। और जब इसको दिखाएगा क्या चीज, कि जब इससे ये क्या होगा, यानी कि बुरा व्यक्ति हो जाएगा, कैरेक्टर लेस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका क्या चीज, नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा। मैं जरा दिखाता हूं। देखिए व्यक्ति बी का ग्राफ मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। पहले जो आइडियल का आप लोगों को मैंने लेक्चर 20 में दिखाया है। ठीक है। तो आइडियल के लिए आप लोगों ने यही देखा होगा प्रिय बंधु, ध्यान रखना कि इस ग्राफ में x यहां क्या था बताओ, x जब यहां x a यहां 0 था मोल फ्रैक्शन, तो यहां x a क्या था, हायर 1 था। ठीक है। अब यहां जब ये तुम हायर हो गया तो एक्स बी यहां क्या होएगा, 0। तो एक्स बी यहां कितना मैंने लिया है आप लोग बता सकते हो। तो यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन हायर है, तो इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हायर होगा। और ये हायर वेपर प्रेशर सूचित करता है पी नॉट ए को। ठीक है। और देखो यहां 0 है वेपर, यहां देखो मोल फ्रैक्शन 0 तो वेपर प्रेशर 0। क्लियर। अब देखो यहां पे क्या चीज है, यहां पे बी का 0 तो यहां पे 0 इसका वेपर प्रेशर, लेकिन यहां हायर है तो इसका वेपर प्रेशर देखिए ग्राफ में ऐसे 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 उठते आ रहा है, ऐसे 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 ग्राफ में। ठीक है। तो यहां वेपर प्रेशर 0 हो गया, यानी माफ कीजिएगा यहां हायर यहां 0 हो गया। ठीक है। तो ई हो गया पी नॉट बी। और यही जो बताया करता था ए सोल्यूशन का, बिलियन का प्रिय बंधु, तो बिलियन का था पी एस बराबर, आप लोग को मैंने बताया था पी ए प्लस पी बी। अब कहोगे सर इसको रिपीट क्यों कर रहे हो, अगर ये रिपीट नहीं करे प्रिय बंधु तो नहीं बुझाएगा, आप लोग को दिक्कत होएगा। और ये पी ए बराबर होगा क्या चीज, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, बस समझिए। ठीक है। पी नॉट ए इंटू एक्स ए, क्लियर है। और ये हो जाएगा पी नॉट पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है। इस पर वेपर प्रेशर ये आप देखिएगा, इसका ग्राफ इधर ड्रॉ करता हूं, इसका ग्राफ ये, क्योंकि विदाउट इसके मैं इसको नहीं समझा सकता था। ठीक है। तो इसको मुझे समझाने के लिए इसकी हेल्प लेना बहुत जरूरी था। तो देखिए यानी ये आइडियल था, इससे बेहतर कहने का आदर्श विलयन में होता क्या चीज है मैं ही बताता हूं कि अगर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में आप लोगों को पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, आदर्श विलयन मान लीजिए कि ये आपका आदर्श विलयन है बी। ठीक है। तो पक्का है बी अगर आदर्श विलयन है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें एगो ये लेते हैं आदर्श विलयन के बनाने के लिए इन दोनों को लेता हूं। ठीक है।
तो इससे क्या बनेगा, इसमें विलयन बनेगा प्रिय बंधु सॉल्यूशन। तो ध्यान देंगे, इसमें ए प्रकार की फोर्स लगेगी और इसमें क्या बी प्रकार की फोर्स लगेगी, इसमें ए बी प्रकार की फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स, इंट्रैक्शन फोर्स, अंतराणविक बल। ठीक है, अब देखिएगा, तो इनका जो फोर्स जो होता है, इनका फोर्स जो होता है लगभग इनके बराबर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अब इसको मैं बनाना चाहूं, बताना चाहूं, तो जरा देखिएगा। अब देखिए, एक सी नॉन आइडियल सोल्यूशन को यहां लेता हूं, ठीक है, और नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो सब्सटेंस ले लेते हैं। मान लीजिए ना कि मैं ले लेता हूं यहां पे HCl को, यहां ले लिया जल को, H2O को, कोई दिक्कत प्रिय बंधु, ये मत लो, माफ करना। मैं ले लेता हूं एक C2H5OH को और इधर ले लेता हूं जल को, दोनों के मिश्रण से ये एक सॉल्यूशन बन गई। ये बात आदरणीय है, ध्यान रखनी होगी। इसमें देखो, अगर ये कंटेनर में ये है तो इसमें कौन सी फोर्स लगेगी, बताओ आप लोग, क्या फोर्स लगेगी प्रिय बंधु, कोई बता सकता है? हाँ, अगर कंपोनेंट अगर सर ए है और ये कंपोनेंट बी है तो इस जल में लगेगा जो बीबी प्रकार का फोर्स, अंतरक्रिया बल लगेगा, इंट्रैक्शन फोर्स। अगर ये कंपोनेंट यानी जो C2H5OH है, इसको, इस विलयन को तैयार करने के लिए जल और एथेनॉल लिया हूं, तो इसमें अगर कंपोनेंट ए है तो ए प्रकार के फोर्स लगेगी और इसमें लगेगी ए बी प्रकार की। क्यों? क्योंकि दोनों को जब डालेंगे इसमें तो बनेगा सॉल्यूशन। ध्यान देना, यानी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने, यानी अनादर्श विलयन के लिए धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयव जो है ए का इंट्रैक्शन फोर्स आदर्श विलयन के अवयव ए के इंट्रैक्शन फोर्स से इसका फोर्स कम होता है। अर्थात इनके बीच में, जो पार्टिकल के बीच में बल लगने वाले अंतरक्रिया बल, इनके अंतरक्रिया बल से इनका अधिक होता है। ठीक है प्रिय बंधु, तो स्वाभाविक है जिसमें बल अधिक लगेगा उनके सब्सटेंस, उनके यानी जो होंगे अणु, जो क्या होंगे, कम वेपर निकालेंगे। जब कम वेपर निकालेंगे तो वाष्प दाब कम उत्पन्न करेगा, स्वाभाविक है, हैं? तो यही बात मैं बोल रहा हूं कि अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयव ए का अंतरक्रिया बल आदर्श विलयन के अवयव ए के अंतरक्रिया बल से इसका फोर्स अंतरक्रिया बल कम होता है, ये कम होता है इसका अंतरक्रिया बल। ठीक है, वैसे ही इसके कंपोनेंट बी यानी अनादर्श विलयन से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयव के अंतरक्रिया बल जो है बीबी, आदर्श विलयन के अवयव बी के अंतरक्रिया बल से इसका अंतरक्रिया बल कम होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आदर्श विलयन के अंतरक्रिया बल अनादर्श विलयन से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयवों की क्या होती है, अवयवों की अंतरक्रिया बल इसका क्या होती, कम। जिसमें कम फोर्स लगेगा उनके मॉलिक्यूल अधिक क्या होंगे, वेपोराइज होंगे। जब अधिक वेपोराइज होंगे तो क्या होगा, बताओ यार, क्या होगा, अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करेगा। क्लियर हो गया, क्या होगा, अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आइडियल का वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा किसके, अनादर्श विलयन से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयव ए का वाष्प दाब से। यानी अवयव ए का अनादर्श विलयन में जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है उसका वाष्प दाब इसकी वाष्प दाब से अधिक होगा और इसका वाष्प दाब इसके वाष्प दाब से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो वैसा ही आदर्श विलयन के वाष्प दाब इसके धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन से क्या होगा, इसका कम होगा, यानी इसका अधिक होगा। ये तात्पर्य अब समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि अनादर्श विलयन के लिए बात करें तो जो सब्सटेंस अनादर्श विलयन से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा वैसे अनादर्श विलयन के अंतरक्रिया बल ए बी और उनके दोनों अवयवों के अंतरक्रिया बल ए एवं बी बी आदर्श विलयन के
अंतरक्रिया बल तथा आदर्श विलयन के दोनों अवयवों के अंतरक्रिया बल से कम होता है। मतलब कह दूं स्पष्ट रूप से, ये जो सी सब्सटेंस जो है ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श सब्सटेंसों से अनादर्श विलयन यानी अनादर्श विलयन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इनकी तीनों यानी इनके कंपोनेंट यानी अवयव ए एवं अवयव बी तथा इनके विलयन के जो अंतरक्रिया बल होगा आइडियल सॉल्यूशन से कम होगा। यानी आदर्श विलयन से क्या होगा, उसका अंतरक्रिया बल कम होगा। आदर्श विलयन के अवयवों से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के अवयवों की भी क्या होंगे, अंतरक्रिया बल कम होंगे। जब अंतरक्रिया बल कम होंगे तो उनके मॉलिक्यूल अधिक से अधिक वेपर बनाएंगे, और जो सब्सटेंस अधिक से अधिक वेपर बनाएगा उस संदर्भ में क्या होगा, वाष्प दाब अधिक उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, वाष्प दाब अधिक उत्पन्न करेगा। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं प्रिय बंधु, इसी ग्राफ पर ध्यान देना। मैं अब समझाने का काम करने जा रहा हूं, जो मेरे बात को ध्यान से सुनना। एक बात फिर नोट कर लेना, आदर्श विलयन के अवयव हो या आदर्श विलयन हो, इनके अंतरक्रिया बल अनादर्श विलयन हो या अनादर्श विलयन के अवयव के अंतरक्रिया बल से अधिक होता। अर्थात अनादर्श विलयन से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयव एवं विलयन के अंतरक्रिया बल क्या होता, कम होता है। जब कम होता है तो अधिक वाष्पित होते हैं, जब अधिक वाष्पित होते हैं तो वाष्प दाब अधिक करेंगे, जब वाष्प दाब अधिक करेंगे तो ये बात ध्यान में रखना होगा कि ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर भागेगा। स्वाभाविक है प्रिय बंधु, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ को न समझाकर इसमें दिखाता हूं, तब लिखवाता हूं, उसको मैं छोड़ूंगा। अच्छा है, मैं ऐसे करता हूं, इसको मिटा देता हूं आप लोगों को, ताकि एकदम क्लियर कर दूं बड़ा सा फिगर में दिखा करके, ताकि इसमें कोई खिचखिच ना हो। आप लोग देखना ध्यान से बहुत। फिर उसके बाद इस टॉपिक को लिखवा भी देता हूं। देखिए जरा, ये पूरा बड़ा सा फिगर जरा ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए पूरी ये फिगर बड़ा ड्रा करने का एक मेरा मकसद है, वो मकसद समझना। मुना ये है एक्स एक्सिस, तो ये दोनों वाई का ही काम करेंगे, इसमें टेंशन की बात नहीं है। वही सब्सटेंस लेता हूँ, मोल फ्रैक्शन एक्स बराबर यहाँ एक्स ए बराबर मैं लेता 0, और तब एक्स ए बराबर तो यहाँ मोल फ्रैक्शन बढ़कर आ जाएगा एक्स ए बराबर 1, और जब मोल फ्रैक्शन मैं लेता हूँ यहाँ क्या चीज़ एक्स बी बराबर 1, तो यहाँ देखना एक्स बी बराबर 0। एक बात भूलना नहीं होगा, जो सब्सटेंस 0 उसके विपरीत सब्सटेंस 1 होगा, जो सब्सटेंस 1 उसका विपरीत 0 होगा। ठीक है, ये रहेगा इस पर मोल अंश। मोल अंश सबसे पहले मैं आदर्श विलयन दिखाऊंगा, और आदर्श विलयन के ग्राफ से जो ग्राफ ऊपर जाएगा वो धनात्मक विचलन, जो नीचे आएगा वो ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन में ध्यान रखना होगा कि अनादर्श विलयन से मतलब कि आदर्श विलयन से तुलना करना पड़ता है। तो जिसकी अंतरक्रिया बल कम हो जाएगी आदर्श विलयन से, वो धनात्मक विचलन करेगा, और जिसका अधिक हो जाएगा वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ आदर्श विलयन के लिए ग्राफ, तब इस ग्राफ में आप लोग को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये रहा, क्लियर। और ये देखिए, फिर मैं यहाँ से खींचना मैं प्रारंभ करता हूँ। रुक जाइएगा थोड़ा सा प्रिय बंधु, ग्राफ को खींचना, थोड़ा ग्राफ खींच ले सीधा। ग्राफ ही तो खींचने में दिक्कत होता है, सीधा लाइन मिल जाता है तो खींच लिया जाता है। रुक जाइए, अब आप लोग काम कुछ अलग करना पड़ेगा। देखिए ग्राफ खींचता हूँ,
क्या करें यार, बड़ा तो परेशान मेरे को कर दिया। चलिए, ड्रॉ तो कर दिया आप लोग का ग्राफ, मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे। मोटा लाइन खींच देता हूँ, आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, अब मैं ये बताना चाहूँ आप लोगों को, इसको मैं मानता हूँ पी नॉट ए, क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन अधिकतम, तो वेपर प्रेशर वहाँ अधिकतम। इसका पी नॉट, यहाँ देखिए एक्स बी, जब यहाँ मोल फ्रैक्शन अधिकतम तब पी नॉट बी का भी वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था में। और जब इसको आप लोग मिलाओगे, ठीक है, इसको जब मिलाओगे प्रिय बंधु, तो यही होगा आपका क्या चीज़, यही होगा आपका पी एस बराबर लिख सकते हो पी ए लिख देता हूँ, पी ए प्लस पी बी का वैल्यू हुआ। और ये ग्राफ को ध्यान देनी होगी। अब देखो ये जो ग्राफ किसके लिए बना है, तो ए के लिए देखिए, जीरो से बढ़कर ऊपर गया तो यहाँ लिखेंगे पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। आइए बी के लिए है तो मैं लिख देता हूँ पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है? अब देखिएगा, मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, ये बात ध्यान रखनी होगी, याद रखेंगे इस कंडीशन में क्या होता है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए पहली डेल्टा एच मिक्स ये क्या होगा, ऑलरेडी जीरो से अधिक होता है। यहाँ डेल्टा वॉल्यूम यानी डेल्टा भी मिक्स का भी वैल्यू जो होता ऑलरेडी क्या होता, अधिकतम होता शून्य से। क्लियर है? यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये बात ध्यान रखेंगे, ये जो फोर्स होता है पीबी यानी सॉल्यूशन का फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है पी नॉट बी इंटू का से एक्स बी से। और इसका ये भी पी ए का भी वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए से क्या होता है, अधिकतम होता है। और पी एस भी क्या होगा, बिलियन में भी बात करते हैं तो दोनों कंपोनेंटों के क्या होते हैं, दोनों कंपोनेंटों के जोगफल से ऑलरेडी क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं। ये बात कंडीशन याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसमें नीट उठ से क्वेश्चन पूछ सकता है, उठा सकता है कि बताओ धनात्मक विचलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी है ना तथ्य यानी सही है। क्लियर ना? तो इसमें याद रखेंगे आदर्श विलयन में क्या हुआ करता है, देखिए आदर्श विलयन में हुआ करता था डेल्टा एच मिक्स इक्वल 0 था। डेल्टा यानी भी मिक्स भी क्या था, डेल्टा भी मिक्स भी क्या था, इक्वल 0 था। ठीक है? और इसमें क्या था, ये था पी ए बराबर था पी नॉट ए इंटू एक्स ए था। ये भी था क्या चीज, पी बी बराबर क्या था, पी नॉट बी इंटू एक्स बी था, है ना। और पी एस बराबर केवल था पी ए प्लस पी बी था, यही था ना। कब? ये आदर्श विलयन के लिए था। जब आदर्श यानी आइडियल सॉल्यूशन था तब ये कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन के लिए लागू हुआ था, है? लेकिन नॉन आइडियल के लिए, नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव डिविएशन के लिए बात कर रहा है धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन में डेल्टा एच मिक्स का मान क्या होगा, 0 से अधिक होगा। डेल्टा भी मिक्स का मान क्या होगा, 0 से अधिक होगा। और यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा उसके मोल फ्रैक्शन और शुद्ध अवस्था से गुणनफल से अधिकतम होगा। और इसका सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का वाष्प दबाव जो होगा उसके शुद्ध अवस्था उसके मोल फ्रैक्शन से अधिकतम होगा। और टोटल बिलियन की बात करें तो बिलियन का वाष्प दाब जो होगा वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंटों के, बिलियन में दोनों कंपोनेंटों के जोगफल से क्या होगा, अधिकतम होगा। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? अब देखिए इस कंडीशन में बात करें आप लोगों से तो ध्यान रखने वाली बात होगी क्या चीज की, देखिए अब इस कंडीशन में क्या होता है, यानी आइडियल सॉल्यूशन से इन सभी की वेपर प्रेशर अधिक हो जाएगी। देखिए बाबू ध्यान रखिएगा, जब स्वाभाविक है ये आइडियल सॉल्यूशन है, याद रखेंगे प्रिय बंधु, जब आइडियल सॉल्यूशन मेरे बंधु है तो कंपोनेंट ए जो है, ये कंपोनेंट ए है,
इससे अधिक इसका वेपर प्रेशर हो रहा है, इसका मतलब कि ग्राफ में डॉटेड लाइन से यानी अधिक होने का मतलब कि इस खींची गई लाइन से पक्का इसका वाष्प दाब ऊपर होगा। तो मैं कर्व लाइन से इसको ऊपर की ओर दिखाएंगे प्रिय बंधु कि देखिए मेरा ग्राफ में ये क्या है, उसका वाष्प दाब ऑलरेडी क्या है, अधिकतम है। क्या है, अधिकतम है प्रिय बंधु। ये डॉटेड लाइन दिखा दिया, क्लियर। ये किसका है, ये है आपका अनादर्श विलयन के लिए, यानी कि इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि सर पी ए ग्रेटर दैन पी नॉट ए इंटू एक्स ए के लिए सर है, क्लियर है। किसके, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के लिए लाइन, ये कौन सी लाइन है, तो ये डॉटेड लाइन है, यानी खंडित रेखा है। ये खंडित रेखा यानी धनात्मक विचलन करने वाले विलयन में अवयव ए के वाष्प दाब को दर्शा रहे, क्लियर। अब देखिए कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी के लिए भी दिखाना पड़ेगा ग्राफ प्रिय बंधु, ध्यान रहे। इसको थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ, साइड में करता हूँ ताकि ग्राफ में आप लोग को दिक्कत ना करे, रुक जाइएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। देखिए मैं इसको मिटाकर कहीं और लिखना चाहता हूँ ताकि ग्राफ खींचने में मुझे कठिनाई ना हो, ठीक है ना प्रिय बंधु, ध्यान रखेंगे। देखिएगा मैं यहाँ पे कर देता, इसको यहाँ पे ऐसे पहले लिख लेता हूँ। तो अब देखिए ये ग्राफ जो हो गया किसका, कंपोनेंट ए का, तो पी ए इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए हुआ। अब देखिए ये किसका है, बी का है, तो इसका वेपर प्रेशर भी तो कहाँ जाएगा, ये तो बता सकते हैं आप लोग। ऑफकोर्स सर, ऑफकोर्स बता सकते हैं, ये भी आदर्श विलयन से इसका ग्राफ कहाँ जाएगा सर, ऊपर की ओर जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये धनात्मक विचलन तब भी करेंगे जिनका वेपर प्रेशर आदर्श विलयन से अधिक होंगे। जिन सब्सटेंस का वेपर प्रेशर आदर्श विलयन से अधिक होंगे वैसे सब्सटेंस के लिए ग्राफ में जो वाष्प दाब जो होगा वो ऊपर की ओर दर्शाया जाता है। तो अब देखिए ये है पीबी के लिए, तो मैं यहाँ पीबी लिख दूँ क्या। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस लाइन पर पी ए बराबर होगा पी नॉट ए इंटू एक्स। ये जो है प्रिय बंधु, मेरे बंधु देखो ये जो है, ठीक है बुआ ध्यान रखना, ये क्या चीज है, ये जो है आदर्श विलयन के लिए ये आपका हो गया समीकरण। ये जो हो गया यानी कंपोनेंट ए के आदर्श विलयन के लिए, और ये जो लाइन ऊंचा वाला इसका समीकरण यहां दिया हूं पी ए ग्रेटर देन पी नॉट इंटू एक्स ए, ये अनादर्श विलयन से जो सब्सटेंस धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है उसका इक्वेशन ये है, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन आदर्श विलयन के लिए पी बी बराबर पी नॉट इंटू एक्स ए एक्स बी लिखा हूं, पी नॉट बी इंटू एक्स बी लिखा हूं, ये कंपोनेंट बी का है। और कंपोनेंट बी का यहां मैं दिखाता हूं किसके लिए, अनादर्श विलयन के जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, तो मैं पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी, क्लियर। तो अब लाइन लिख रहा हूं, यानी ये जो रेखा खंडित रेखा एक यानी धनात्मक विचलन करने वाले विलयन में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने अवयव ए के वाष्प दाब के समीकरण को दर्शाएगा, और ये खंडित रेखा दो जो है ये अवयव बी के वाष्प दाब को दर्शाएगा। और याद रखें विलयन का भी ध्यान रखना, आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन का वाष्प दाब क्या होता प्रिय बंधु, अधिकतम होता। ते भी ग्राफ आदर्श विलयन से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। जिसमें वाष्प दाब अधिकतम होगा वो ग्राफ में आइडियल सॉल्यूशन से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और जिसका कम होगा वो नीचे ऋणात्मक विचलन में आएगा, नीचे। अब यहां हम लिखेंगे पी एस ग्रेटर देन पी ए प्लस क्या होगा पी बी। इसके जगह पे आप ये डाटा बैठा सकते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब कहोगे कि सर ये बता दीजिए, ये तो समझा दिया आपने, मैंने समझाने का प्रयत्न किया और सारी डाटा को लिख दिया। प्रिय बंधु एक बात और यहाँ लिखना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ फिगर के नीचे ही लिख लेना, डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्स
डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां लिखना अनादर्श विलयन के लिए पी ए जो होगा ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये भी लिख देना पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। ये ग्राफ मेरे समझ में आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसा कारण देखिए मैं बता देना चाहूंगा, ध्यान रखेंगे। आदर्श विलयन के अवयव और आदर्श विलयन के वाष्प दाब से, यानी अनादर्श विलयन से जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयव और उनके सॉल्यूशन थे, उनका वाष्प दाब अधिक था। ऐसा रीजन कब हुआ कि अनादर्श विलयन से जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयव थे और उसके विलयन थे, उनकी अंतरक्रिया बल कम थी आदर्श विलयन के अवयव और उसके विलयन से के अंतरक्रिया बल से। क्लियर है, तो फोर्स मुन्ना कम लगेगा, तो पक्का है वाष्प दाब क्या होगा, अधिक बनेगा। जब वाष्प दाब अधिक बनेगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आइडियल से ही हम लोग को तुलना करना था। ठीक है, चलिए अब मैं इसे लिखवा देता हूं, आप लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। पहले क्वेश्चन राइट कर देता हूं, आप लोग का क्वेश्चन कैसे करेगा। ठीक है, जरा देखेंगे क्वेश्चन जो है ये है, अनादर्श विलयन के लिए राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित, धनात्मक विचलन संबंधी लिख देता हूं सबसे बढ़िया, संबंधित क्या चीज, ग्राफीय निरूपण करें, ग्राफीय निरूपण करें। ठीक है, चलिए लिखना प्रारंभ करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग, तो लिख रहा हूं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के अंतरक्रिया बल, विलयन के क्रियाबल ए बी एवं इनके दोनों अवयवों ए एवं बी के अंतरक्रिया बल क्रमशः ए एवं बी हो गया ना, अंतरक्रिया बल बी कोमा लिख देता हूं, आदर्श विलयन के
अंतरक्रिया बल, अंतरक्रिया बल, अंतरक्रिया बल, बल ए बी एवं दोनों अवयवों, दोनों अवयवों, दोनों अवयवों ए एवं बी के अंतरक्रिया बल, अंतरक्रिया बल, अंतरक्रिया बल क्रमशः, अंतरक्रिया बल क्रमशः एवं बी से कम होता है। ये बात ध्यान रखनी होगी प्रिय बंधु। देखिए मैं स्पष्ट यहाँ लिखा हूँ कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के अंतरक्रिया बल ए बी और इसी के मतलब कौन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अवयव ए एवं बी के अंतरक्रिया बल ए एवं बी क्या है, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन के जो अंतरक्रिया बल ए बी है और उनके अवयव ए एवं बी जो लगा रहे हैं उनसे इनका क्या है अंतरक्रिया बल कम है। जब कम है तो क्या करेंगे, अब ये बताओ, जब ये कन्फर्म कम है तो क्या करेंगे, ये पक्का ही क्या करेंगे, यानी फोर्स जो होगा वो क्या करेंगे, बल जब कम लगाते हैं तो इनके वाष्प दाब क्या होंगे, अधिकतम होंगे। तो डायरेक्टली अब लिखेंगे जिसके फलस्वरूप, यही लिख देता हूं, जिसके फलस्वरूप अंतर जिसके फलस्वरूप अनादर्श विलयन के प्रत्येक अवयव, अनादर्श विलयन के प्रत्येक अवयव एवं विलयन का वाष्प दाब। प्रिय बंधु आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं ऊपर लिख सकूं, ठीक है, ध्यान रहे आप लोग फिगर अपने दाहिने साइड जैसे बनाकर मैं भी लिखा हूं आप लोग भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूं ताकि मैं आगे लिखवा सकूं। क्या लिखवाया हूं, प्रत्येक अवयव एवं विलयन का, ठीक है ना, विलयन का, तो आगे लिखता हूं, देखिए क्या, ठीक है, देखिए विलयन का क्या चीज, प्रत्येक अवयव एवं विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन के प्रत्येक अवयव एवं विलयन के वाष्प दाब से अधिक होगा, ठीक है। जो ग्राफ में खंडित रेखा जिसको डॉटेड लाइन बोलते हो, खंडित रेखा
द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, ये पर याद रखें कौन होगा, क्या होगा, मैं आदर्श विलयन में दिखा सका, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। ये वीपी है, ये भी क्या है, वीपी है। वीपी का मतलब वेपर प्रेशर। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैं ग्राफ में दिखा चुका हूँ आइडियल में, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो खंडित रेखा क्या दिखाया, खंडित रेखा आपको क्या दिखाया, बताओ किसके द्वारा दर्शाया, तो इसके वाष्प दाब को, किसके वाष्प दाब को, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं उसको। ठीक है ना, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के और उनके अवयवों को क्या करता, दर्शाता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलता हूं। अब यहां लिख रहा हूं, यहां डायरेक्टली आप लोग को लिखने का मैं प्रयत्न भी कर रहा हूं कि इस ग्राफीय निरूपण, इस ग्राफीय निरूपण में मैं पूर्ण रेखा आदर्श विलयन तथा अपने दोनों अवयवों के वाष्प दाब को दर्शाता है। अब यहाँ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, बस अब छोटी सी बातें हैं, अब इस बात को डायरेक्टली आप लोग लिखवा दें कि अब यहाँ मैं लिखवाना चाहूँगा, इसको मिटा ही देता हूँ प्रिय बंधु, ताकि एक ही लाइन में कंप्लीट आप लोगों को कर दूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, सारी बात मैंने बता दिया इस ग्राफ में। अब डायरेक्ट दिखाने जा रहा हूँ, देखिए क्या ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग। ठीक है, देखिए मैं अब क्या दिखा रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखना। अब मैं ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं हूँ, बस लिखवाता हूँ। क्या चीज़ लिखेंगे, यही बात, क्या, तो ध्यान दीजिएगा, बस मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए, कुछ करना नहीं प्रिय बंधु, ध्यान रखना होगा। तो आप लोग अब कुछ करने की बात नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे या क्या चीज़ कि इस ग्राफीय निरूपण में खंडित रेखा एक अवयव ए कॉमा अवयव ए का वाष्प दाब कॉमा खंडित रेखा दो अवयव बी का वाष्प दाब एवं खंडित रेखा थर्ड अनादर्श विलयन, शॉर्ट में लिख दूं विलयन, नहीं चलिए, अनादर्श विलयन से धनात्मक विचलन के लिए
वाष्प दाब को दर्शाता है। चलिए कंप्लीट हुआ प्रिय बंधु, सारी बात आप लोग को मैंने लिखवा दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहां मैं आप लोग को बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखेंगे ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए सीधी रेखा ये जो दिखाई दे रहा है, सीधी रेखा ये दोनों तीनों, ये आदर्श विलयन के अवयव ए के लिए है, ये वाला अवयव ए के लिए लाइन, ये जो दिखाए हैं ये अवयव बी के लिए लाइन, ये अवयव बी की लाइन है प्रिय बंधु, और ये जो है विलयन के लिए है, ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत। और ये ऊपर से खंडित रेखा जो गया अवयव ए के वाष्प दाब, वो भी कैसा, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो जा रहा है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अवयव बी का वाष्प दाब, और ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन का वाष्प दाब है। क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं ये बताना चाहूँगा आप लोग को कि अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आ रहा हूँ और राउल्ट के नियम से अनादर्श विलयन के लिए ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के लिए मैं बात करूँगा। क्लियर है, जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। और तब फिर आप लोग को ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल क्लास देंगे, फिर न्यूमेरिकल कराएंगे आप लोग का NCERT का, ओके। तब इसके बाद आगे चलती रहेगी टॉपिक, आप लोग मस्ती से पढ़ें, जितना मन लगाकर पढ़ें, विदाउट टेंशन, फ्री होकर, सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है, वो चल रहा है जैसे चलने दीजिए, बिल्कुल कंप्लीटली आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्लास खुलेगी कि नहीं खुलेगी इसकी तो कोई जानकारी नहीं है मेरे पास, क्योंकि अब ये डिपेंड सरकार पे करती है कि क्या लोग करते हैं, क्या बताते हैं, कब कैसे इस महामारी से यानी पूरे वर्ल्ड को शांति मिलेगी, कब छुटकारा पाएंगे लोग। जब तक ये पूर्णतः कंप्लीटली वैक्सीन नहीं निकल जाती या इस पर पूर्णतः काबू नहीं कर लेते, तब तक तो क्लास की संभावना नहीं है। तो अतः आप लोगों से मेरा भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मस्ती से घर में ही पढ़ें, मज़ा लेकर पढ़ें, क्लास का ही माहौल बना दीजिए। और मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जो 10 बजे चल रहा है प्रीमियम क्लास, उसमें अवश्य भाग लें, उसमें उत्तर दें, कमेंट दें, आप लोग, मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बात, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया, एग्जाम्पल इसका दे दिया था डेफिनेशन में ही, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, और ये सब ऑब्जेक्टिव में भी लिखवाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।